दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश जेआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा का वर्ष 2009 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये जेआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का जो प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश जेआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। इसमें देखिए जो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। देखिए कांग्रेस के दिसंबर 1917 में कलकत्ता में जो आयोजित हुई थी कांग्रेस की बैठक, उसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है 1938, 1940, 1941 और 1946। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1940। दोस्तों लाहौर में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। हालांकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली नामक छात्र ने किया था। अगला प्रश्न है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, ये डेट है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स और इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया। इसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तो उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है आपके भिलांगना, भागीरथी, अलकनंदा या मंदाकिनी। तो सही उत्तर है भागीरथी। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है और टिहरी बांध भी भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। तो याद रखिए कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में कन्याकुमारी स्थित है, आपको बताना है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत में जो कन्याकुमारी है ये भारत का वैसे तो दक्षिणतम जो है सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है और मुख्य भूमिका, लेकिन यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार है, जबकि मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और ये दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में, क्योंकि हमारे यहाँ कर्क रेखा है और इसके दक्षिण में भूमध्य रेखा है और कन्याकुमारी या हमारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए कंचनजंगा शिखर स्थित है। कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ पर? नेपाल में, चीन में, भारत में या भूटान में?
तो दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ये नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा, क्योंकि ये नेपाल और भारत दोनों में स्थित है। नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल, और दूसरी सर्वोच्च चोटी गाडविन आस्टीनिया K2 भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है, आपको बताना है। ब्लैक फॉरेस्ट, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत या व्हाइट पर्वत। तो सही उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, बल्कि ये पश्चिम जर्मनी, दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत और व्हाइट पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को किस में शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में या राज्य के निदेशक तत्वों में? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, राज्य के निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के विचार को शामिल किया गया है। और आप जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है ये संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में दी गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं, आपको बताना है। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, ये प्रश्न पहले का है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन को समझ लेते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछ रहा है दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं, तो उसको छोड़ दिया जाए तो 7। तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कुल 7 संघीय क्षेत्र और 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है, आपको बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था दी गई है, और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में दिए गए निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान ये है, कृषि आय पर कर ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो देखिए दोस्तों कृषि आय पर कर जो है ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, और ये इस पर कृषि आय पर कर राज्य सरकार का अधिकार है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2015 में 10 लाख तक के गृह ऋण नियमों में ढील दी है। इकाई की लागत में अब बैंकों को निम्नलिखित में से किसके सम्मिलित करने की अनुमति दी गई है? तो इसमें दोस्तों पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क दोनों को शामिल करने की छूट दी गई है। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2015-16 में पूछा है कि संपत्ति कर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक आय वाले को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो इस अतिरिक्त भुगतान की दर कितनी हो गई है? तो ये 2% कर दी गई है, जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है, यानी धनी व्यक्तियों से अधिक टैक्स देने की अपील उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। दोस्तों देखिए बजट से एक आध प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, तो आप एक बार बजट अवश्य देख लीजिएगा, मोटे मोटे जो प्रश्न आते हैं उनको। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इसमें जो दिवस हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व हरित दिवस? तो इसमें देखिए विश्व पृथ्वी दिवस आपका दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2015 में निम्नलिखित शहरों में किसको देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया है? तो नागपुर, मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो वर्तमान में या करंट में 112 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर उड़ीसा में है। राज्यों की संख्या जो है सबसे अधिक प्रदूषित जो शहरों की संख्या है, नंबर्स ऑफ सिटीज, ये उड़ीसा में है, दूसरे नंबर पर यूपी में है और तीसरे नंबर पर दिल्ली में है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिल्ली में जो दिल्ली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही प्रदूषित शहर है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो अभी हाल में सूचनाएं जारी की गई हैं प्रदूषित शहरों की, उसमें सर्वाधिक प्रदूषित शहर उड़ीसा में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को देश की अदालतों के लिए जजों के चयन से संबंधित कानून को अधिसूचित किया था? तो ये है आपका दोस्तों 13 अप्रैल 2015 को। 13 अप्रैल 2015 को देश की अदालतों के लिए जजों के चयन को से संबंधित कानून को अधिसूचित किया था। अगला प्रश्न है करेंट अफेयर्स का ही है, निम्नलिखित में से किस देश में स्विट्जरलैंड के राजदूत को आतंकी आक्रमण में मारा गया? तो दोस्तों ये सोमालिया में हुआ था। सोमालिया में स्विट्जरलैंड के एक जो है राजनयिक या राजदूत मारे गए थे। अगला प्रश्न है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित तबस्सुम अदनान किस देश की रहने वाली हैं? तो तबस्सुम अदनान दोस्तों पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इनको 2015 का अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार जो है ये 2019 का भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की रजिया सुल्तान को दिया गया था और इसके साथ म्यांमार, जिबूती, पेरू, तंजानिया, मिस्र आदि देश के पात्र महिला को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों भारत नेपाल मैत्री बस सेवा जो है चलाई गई थी 2014-15 में, तो उसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा जो वाराणसी और काठमांडू से चली थी उसको उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें फसलें हैं और उनकी प्रजातियां। धान, पूसा, बासमती ये आपका सही सुमेलित है। अरहर की बहार ये भी सही सुमेलित है। मटर, सपना सही सुमेलित है। चना, रचना, तो ये दोस्तों चना, रचना जो है चना की किस्म नहीं है क्योंकि रचना और सपना ये मटर की किस्में हैं। बहार अरहर की, पूसा बासमती धान से संबंधित है, तो सही सुमेलित नहीं है। चना की रचना प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? लुधियाना, करनाल, मेरठ या रांची में? तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान आपका मेरठ में स्थित है। दोस्तों भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान रांची में स्थित है। लुधियाना में केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरठ में केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो प्रश्न जो पूछा था भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये आपके मेरठ में स्थित है। यहाँ पे एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है। इसमें दोस्तों कभी कभी गुजरात के किसी शहर का नाम दे देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मक्का, गेहूं से चना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र देखिए कौन सा है? मक्का, गेहूं देर से चना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 3 वर्ष का। मक्का, गेहूं देर से चना, पेड़ी, गेहूं जो है ये फसल चक्र 3 वर्ष का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कठिन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है आपके बी, ई, डी और के। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी डी। दोस्तों डी जो है किसी अच्छे आहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता,
ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त होता है और ये अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी थोड़ी बहुत मात्रा यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क आदि में मिलती है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके 206, 208, 210 या 212। तो सही उत्तर है 206। दोस्तों, वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल का जो अक्षीय, देखिए अक्षीय और उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या अलग होती है और अस्थियों की संख्या मध्य ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो सही उत्तर है मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है। एक प्रश्न और है कि अस्थियों की मध्य कौन सा प्रोटीन? तो ओसीन नामक प्रोटीन हड्डियों के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेसर एक स्रोत है किसका? आपको बताना है। ऑप्शन है विद्युत धारा, ध्वनि, प्रकाश या ऊष्मा का। तो लेसर दोस्तों, ये देखिए लेसर क्या है? ये प्रकाश का एक स्रोत है। लेसर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर जो है किरणें बहुत दूर तक जो है एक वर्णी रूप में बहुत दूर तक जाती हैं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने तापक्रम पे? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या -4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है कि अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि लेकिन घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी जब आप गर्म करते हैं तो 0 से जब 4 डिग्री सेल्सियस आप जाते हैं तो उसका आयतन जो है घटता है, माइनस होता है। इसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आगे गर्म करते हैं तो इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर रेखा गणित से है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD कोण BAC का अर्धक है, तब इन विकल्पों में से क्या सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर यदि त्रिभुज ABC, जो ABC ये आपका त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज होता या समद्विबाहु त्रिभुज होता तो AB बराबर AC जब होता तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 टू द पावर x - 1 प्लस 2 द पावर x + 1 इज इक्वल टू 320 तो x का मान कितना है? दोस्तों, जब इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हल किया जा रहा है। आपका मान अंतिम में x = 7 आ जाएगा, यानी 2 पे जो घात है या घातांक उसका मान 7 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किसी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने या तो हिंदी विषय लिया या अंग्रेजी या दोनों। हिंदी लेने वालों का 65.8% और अंग्रेजी लेने वालों का 59.2% थे। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1000 थी। कितने परीक्षार्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय लिए? तो इसको आप यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर हल कर सकते हैं। देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका 1000 विद्यार्थी है, आप जानते हैं। इसमें 65.8% ने हिंदी लिया, 59.2 ने अंग्रेजी और x लोगों ने, यानी जो कॉमन है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया है। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी विषय लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, केवल हिंदी लेने वाले 68.8 माइनस x, केवल अंग्रेजी लेने वाले 59.2 माइनस x। तो जब आप हल करेंगे इस समीकरण को तो देखिए 68.8 माइनस x प्लस 59.2 माइनस x इज इक्वल टू 1000। जब 125 माइनस x इज इक्वल टू 1000 और देखिए x इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों 1000 का 125%, यानी x इज इक्वल टू 1250 माइनस 1000, 250 संख्या हो जाएगी ऐसे विद्यार्थियों की जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी
दोनों लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और जीआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कई सारे प्रश्न दोहराए जाते हैं और यदि नहीं भी दोहराए जा रहे हैं तो कम से कम ये आइडिया तो आपको लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।